जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। जी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने डिस्कशन को कल कर रहे थे, तो उसके लिए सेशन अभी बाकी थी। एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे। मैंने बात की थी कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स होगी जब ग्रुप और एसोसिएट के दरमियान, तो उसकी सिर्फ एडजस्टमेंट हम करेंगे। बाकी किसी भी इंट्रा ग्रुप, जब बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट की हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आपकी आवाज चलेगी सर। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का जो हम बात कर रहे थे रूल की, वो रूल अब हम जो है ना वो मैं लिखवाने लगा आपको, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले रूल की लॉजिक समझ लेते हैं। अगर एसोसिएट ने पेरेंट को 100 वाली चीज 120 में बेच दी, पेरेंट की प्रॉफिट सॉरी बैलेंस शीट में स्टॉक आ गया 120 का, इसने ये चीज 100 की बेची है, तो इसने प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड किया होगा? 20 का। इसकी बैलेंस शीट से 100 की चीज निकली, पेरेंट की बैलेंस शीट में ये चीज 120 की आ गई, लेकिन एसोसिएट ने, ए स्टैंड फॉर एसोसिएट, पी स्टैंड फॉर पेरेंट, एसोसिएट ने 20 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे इन्वेंट्री ओवरसेट तो हो रही है, एसोसिएट के प्रॉफिट भी ओवरसेट हो रहे हैं, लेकिन अब कंसोलिडेशन तो होनी नहीं है। एसोसिएट के रिजल्ट पेरेंट के साथ कंसोलिडेट तो होने नहीं है, लेकिन एसोसिएट की जब नेट एसेट्स यानी कि इक्विटी का हमने 30% लेके, फॉर एग्जांपल वी आर होल्डिंग 30% शेयर्स ऑफ एसोसिएट, जिस तरह कल हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो अल्टीमेटली नेट एसेट्स हमने लेने हैं 30% एसोसिएट के। तो एसोसिएट के जब नेट एसेट्स का 30% लेंगे, तो उसमें नेट एसेट्स के अंदर प्रॉफिट मौजूद है 20 का, तो 20 का 30% हम जब लेंगे 6, तो ये 6 अल्टीमेटली पेरेंट के प्रॉफिट में ऐड हो रहा होगा। तो हमें पर्प की एडजस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे कंसेप्ट को समझेगा, जब सब्सिडरी और पेरेंट के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन होती थी ना, तो हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी कि पर्प की एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि प्रॉफिट को हमने 30% से मल्टीप्लाई करना है कि हमारी कितनी शेयर होल्डिंग है, 6 की एडजस्टमेंट करनी है। तो 20 वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हमने होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया। पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जब ट्रांजैक्शन होती थी, तो हम उसको होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम सिंपली जितना प्रॉफिट होता था उसको एडजस्ट करते थे। हाँ, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर हम पर्प कैलकुलेट करते थे, तो पर्प कैलकुलेट करके हम एडजस्ट करते थे। वो चाहे सब्सिडरी ने अगर पेरेंट को बेची होती तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से माइनस करते थे, पेरेंट सब्सिडरी को बेची होती तो पेरेंट के प्रॉफिट में से माइनस करते थे, लेकिन हम पर्प पूरी माइनस करते थे। अब पर्प पूरी माइनस हम नहीं करेंगे, हम पर्प को होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्क है, पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जब ट्रांजैक्शन होगी तो पूरी पर्प एडजस्ट होगी, स्टॉक में से भी और सेलर के प्रॉफिट में से भी। लेकिन पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान जब ट्रांजैक्शन होगी, तो पर्प पूरी एडजस्ट नहीं होगी, बल्कि पर्प को होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? तो एक फर्क है। अब मैं इसका रूल लिखवाता हूँ। पर्प यानी कि इसको मैं अगर पूरा लिखना चाहूं तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट,
will be calculated on unsold stock. तो पर्प तो कैलकुलेट होगी अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर एंड विल बी मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग परसेंटेज। हम इसको होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल तो इसमें ये है। अच्छा, पर्प कैलकुलेट होगी, अब करेंगे क्या? अब इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे? तो मैंने भी एग्जांपल में कहा था कि एसोसिएट ने पेरेंट को चीजें बेची। अगर एसोसिएट ने पेरेंट को चीजें बेची है ना, तो इन्वेंट्री पेरेंट के पास पड़ी होगी। इन्वेंट्री पेरेंट के पास पड़ी है तो इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे, स्टॉक क्रेडिट करेंगे। अब माइंड में रखें, हम 20 को एडजस्ट नहीं कर रहे, 6 को एडजस्ट कर रहे हैं। 20 अगर पर्प है तो 20 का 30% हम लेंगे। 30% क्या है? होल्डिंग परसेंटेज। ये होल्डिंग परसेंटेज का मतलब क्या है कि पेरेंट के पास एसोसिएट के कितने शेयर्स हैं। 30% है फॉर एग्जांपल, तो 20 का 30% 6 आया। तो 6 से स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट हम करेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो देख लें ग्रुप रिटेनिंग को डेबिट क्यों करेंगे, एक दफा फिर लॉजिक को समझ लें। ग्रुप रिटेनिंग इसलिए डेबिट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सेलर कोई भी हो ऐसा नहीं आ लिया, बल्कि हम देखें एसोसिएट और पेरेंट का मैंने जो एरो बनाया इसको समझें। एसोसिएट अगर पेरेंट को बेचेगा तो ये होगा, ये जो मैं एंट्री बता रहा हूँ ये तब होगी जब एसोसिएट पेरेंट को चीजें बेचेगा। तो ग्रुप रिटेनिंग डेबिट में बता रहा था कि क्यों होगी। ग्रुप रिटेनिंग इसलिए डेबिट होगी कि अल्टीमेटली एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन एसोसिएट के प्रॉफिट का 30% पेरेंट के प्रॉफिट का पार्ट बनना अल्टीमेटली। तो पेरेंट के प्रॉफिट अल्टीमेटली ओवरशेड हुए हैं, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब देखें आलिया, अगर आपने क्वेश्चन पूछा और बाकी भी देखें कि अगर पेरेंट ने एसोसिएट को बेची होती तो फिर एडजस्टमेंट कुछ और होती। पर की कैलकुलेशन तो एक ही तरीके से होगी, चाहे सेलर कोई भी है। पर किस कैलकुलेशन भी एक ही तरीके से होगी, उसको होल्डिंग परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई करना है, चाहे सेलर पेरेंट ने एसोसिएट को बेची हो या एसोसिएट ने पेरेंट को बेची हो, पर की कैलकुलेशन एक ही तरीके से होगी। हाँ, एंट्री में फर्क आएगा। अगर पेरेंट ने एसोसिएट को बेची है तो इन्वेंट्री तो एसोसिएट के पास पड़ी है, इन्वेंट्री तो एसोसिएट के पास पड़ी है, और एसोसिएट की इन्वेंट्री पेरेंट की इन्वेंट्री के साथ कंसोलिडेट नहीं हो रही, तो इन्वेंट्री को तो क्रेडिट कर नहीं सकते। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट तो वही होगा ग्रुप रिटर्निंग, फॉर सेम लॉजिक ग्रुप रिटर्निंग डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट फिर देखें कि इन्वेंट्री किसके पास पड़ी है? एसोसिएट के पास। एसोसिएट के अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करेंगे। फिर सुन लें, इन्वेंट्री किसके पास पड़ी है? एसोसिएट के पास। एसोसिएट की इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ओवरस्टेट हो रही है, तो एसोसिएट के ओवरऑल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। एसोसिएट के एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इनफैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के अंदर है। जितने उसके एसेट इंक्रीज होंगे हम उसका 30% अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो असल में हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ओवरस्टेट हो रही है, तो हम क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को। इज इट क्लियर? हसन का एक क्वेश्चन है सर, हेडिंग में आपने लिखा सेल परचेज बिटवीन ग्रुप एंड एसोसिएट, मींस अगर पेरेंट की सब्सिडियरी को सेल करेंगे। अभी ना सब्सिडियरी की बात मैं करता हूँ हसन, थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा होल्ड कर लें। हसन मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। हाँ रेहान, फिर सुन लें, अब शॉर्टकट सुन लें। वैसे तो मैंने कोशिश की कि लॉजिक समझाऊं, लेकिन ना यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रट्टा लगाएं। जब भी पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन होगी ना, तो पहला काम ये करेंगे पर्प कैलकुलेट करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे पर्प को होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। दो काम हो गए। तीसरा काम करेंगे एंट्री पास करेंगे। एंट्री का मतलब ये डबल एंट्री हम बाकायदा शो करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डबल एंट्री का इफेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। हमने बैलेंस शीट के ऊपर ये डबल एंट्री का इफेक्ट लेके आना है।
वो इफेक्ट क्या है? इन एनी केस रिटेन अर्निंग तो डेबिट करेंगे, ग्रुप रिटेन डेबिट करेंगे। तो ग्रुप रिटर्निंग को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किससे करेंगे? क्रेडिट करना डिपेंड करता है कि सेलर कौन है। अगर सेलर पेरेंट है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करेंगे, और सेलर अगर एसोसिएट है तो फिर स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है रेहान, रेहान आपका मसला हल हुआ। नौरीन का क्वेश्चन है एग्जाम लेवल पे पहुंच गए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में एक एसोसिएट होगी, एक सब्सिडरी होगी। अगर एसोसिएट आती है, जरूरी नहीं कि एसोसिएट एग्जाम में आए, तो एग्जाम में अगर आएगी तो एक सब्सिडरी लाजमी होगी, उसके साथ एक एसोसिएट होगी। यानी कि मेन कोर्स तो आपका जो है ना वो सब्सिडरी है। तो ये तो आप ऐसे समझें कि ये साइड ऑर्डर है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सैलड हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी। आपने चिकन कढ़ाई तो मंगवाई है, चिकन कढ़ाई के साथ हो सकता है सैलड आए, हो सकता है ना आए, तो सब्सिडी तो आनी आनी है। एसोसिएट हो सकता है साथ आए या हो सकता है साथ ना आए, तो सब्सिडी तो लाजमी टेस्ट होनी है। एसोसिएट टेस्ट हो भी सकती है और हो सकता है ना हो। तो एसोसिएट की एडजस्टमेंट, एक दो एडजस्टमेंट होती है, इसलिए एसोसिएट वो पूछ भी सकता है और हो सकता है वो स्किप कर दे, लेकिन सब्सिडी एक फुल फ्लैज कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है, सब्सिडी लाजमी पूछता है। ठीक हो गया नौरीन हनीफ। एसोसिएट की इन्वेंट्री को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे? क्योंकि वो कंसोलिडेट नहीं होनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं इब्राहिम। जब पेरेंट ने एसोसिएट को इन्वेंट्री बेची है तो इन्वेंट्री एसोसिएट के पास पड़ी है, इन्वेंट्री एसोसिएट की बैलेंस शीट में है, और एसोसिएट की इन्वेंट्री तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रही। तो जब कंसोलिडेट ही नहीं हो रही तो एडजस्टमेंट इन्वेंट्री में से क्यों करें? फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से करेंगे। ठीक हो गया इब्राहिम? जी इब्राहिम। जी अब हसन का क्वेश्चन मैंने अभी तक डिसमिस नहीं किया, और मैं अब हसन के क्वेश्चन ये ना भी पूछते हसन तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर देता, ये मैं बात डिस्कस करता। बच्चों बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनिए। अगर एसोसिएट ने पेरेंट को ना बेची होती, सब्सिडरी को बेची होती, तब भी ट्रिक्स बताएंगे। हसन ने बिल्कुल सही बात की, मैंने हेडिंग लिखवाई थी ग्रुप और एसोसिएट के दरमियान ट्रांजैक्शन। ग्रुप और एसोसिएट के दरमियान ट्रांजैक्शन। अगर एसोसिएट ने पेरेंट को बेची है या सब्सिडरी को बेची है, तो गौर करें, पेरेंट को बेचे या सब्सिडरी को बेचे, चीजें ग्रुप के पास आ गई। अरे यार ये आवाज क्यों कटती है? क्या करें? स्टिल वॉइस इशू, वॉइस इशू। अब तो नहीं आ रही वॉइस इशू? अब तो ठीक है वॉइस, अब ठीक है। आज मैं जिस एरिया में बैठा हूँ उसमें मुझे लगता है कि सिग्नल इतने अच्छे नहीं आते। चले हाँ, मैं ग्रुप वाली बात आइजा दोबारा बताने लगा हूँ। मैं रिपीट करने लगा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। जब आवाज कटी थी आपने कहा था आवाज कट रही है, मैंने उस वक्त की बात को ज्यादा बोला भी नहीं था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एसोसिएट चाहे पेरेंट को बेचे चाहे सब्सिडी को बेचे, चीजें घर में आ गई। घर में आने का मतलब है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ गई। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ गई यानी कि इन्वेंट्री ओवरसेट हो रही है, तो इन्वेंट्री ही क्रेडिट होगी। चाहे पेरेंट को बेचे चाहे सब्सिडी को बेचे, ओवरऑल कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री ओवरसेट हो रही है, तो इन्वेंट्री ही क्रेडिट होगी। ठीक हो गया बच्चों? तो चाहे एसोसिएट पेरेंट को बेचे या सब्सिडी को बेचे, इनफैक्ट ग्रुप को बेचा उसने, और ग्रुप को बेचा तो ग्रुप की इन्वेंट्री ओवरसेट हुई, तो ग्रुप की इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। ग्रुप की इन्वेंट्री मीन कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री। ठीक हो गया? पहला मसला हल हो गया। अब पेरेंट एसोसिएट को बेचे या सब्सिडरी एसोसिएट को बेचे, चीजें ग्रुप से बाहर निकल गई। ग्रुप से बाहर निकल के एसोसिएट के पास चली गई। एसोसिएट के पास जब इन्वेंट्री पहुंची तो एसोसिएट की इन्वेंट्री ओवरसेट हो रही है। एसोसिएट की इन्वेंट्री तो कंसोलिडेटेड नहीं होनी, तो फिर इसका मतलब है एसोसिएट की इन्वेंट्री अगर ओवरसेट हो रही है
तो फिर ग्रुप के एसेट ओवरस्टेट नहीं हो रहे, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया? तो आप सिर्फ दो बातों के फोकस रखें, एसोसिएट ने ग्रुप को बेची है कि ग्रुप ने एसोसिएट को बेची है। एसोसिएट ने ग्रुप को बेची है तो चीजें ग्रुप में पड़ी हैं, कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, और अगर ग्रुप ने एसोसिएट को बेची है तो फिर ग्रुप की इन्वेंट्री ओवरस्टेट नहीं हो रही, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट होगी। ठीक हो गया बच्चों? हसन, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाने लगा हूँ। रूल्स बस खत्म हो गए, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के रूल्स बस इतने थे। हाँ, प्रॉफिट लॉस के हवाले से मैं एक रूल अभी इसमें ऐड करूंगा, तो फिलहाल ये रूल बैलेंस शीट के हवाले से खत्म है। अब मैं क्वेश्चन पे जाने लगा हूँ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर CI 7 पे आ जाएंगे हम। CI 7 एक लेंथी और डिटेल क्वेश्चन है। तो नूरीन ने पूछा था क्वेश्चन किस तरह का आएगा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा जी आपके सामने, एक सब्सिडरी भी होगी और एक एसोसिएट भी होगी। हैप्सबर्ग, एक जी लेंथी क्वेश्चन है, करने लगा। ठीक है जी, ये हमारे CI का आखिरी क्वेश्चन है। हैप्सबर्ग, a public listed company, acquired the following investments. हैप्सबर्ग एक कंपनी है जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। सनडायल के अंदर उसने 2.4 मिलियन शेयर एक्वायर किए। This was by way of immediate share exchange of 2 share in Habsburg for every 3 share in Sundial. ये मजे की चीज है। सनडायल के 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर इशू किए हैं, प्लस अ कैश पेमेंट ऑफ रुपीज। अच्छा, यहाँ ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये ₹10 है, ये 1 नहीं है, इसको 10 कर लें। ₹10 पर शेयर है। एक करेक्शन कर लें जी अपने नोट्स के अंदर, ये 1 पर शेयर नहीं है, 10 पर शेयर है। 10 पर शेयर पेएबल ऑन 1 अप्रैल 2016, 3 साल बाद। आज 13 है, इस x को भी बल्कि 16 कर लें, आज 2013 है तो 3 साल बाद हमने पे करना है। द मार्केट प्राइस ऑफ हैब्सबर्ग शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2013, ये भी 2003 गलती से लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ के अंदर 3 टाइपिंग मिस्टेक हैं, तीनों टाइपिंग मिस्टेक को ठीक कर लें। ये 20x6 के बजाय 16 है, ये 2003 के बजाय 13 है। was 20 each and market price of sundial was 15। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वर्किंग नंबर 2 के लिए है। तो मैं वर्किंग 1 और 2 और 3 और 4 की ये जो स्पेस है मैं बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले वर्किंग 1 हमें करनी होती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। वर्किंग 1 हमें करनी होती है इक्विटी ऑफ सब्सिडरी की। सब्सिडरी का इस क्वेश्चन में नाम है सनडायल। तो हमें 2 कॉलम बनाने होते हैं, एक एट एक्विजिशन, एक एट रिपोर्टिंग। तो भी मुझे जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है उससे वर्किंग 1 की तो कुछ नहीं पता चल रही बात, लेकिन वर्किंग 2 की बातें पता चल रही हैं। वर्किंग 2 स्टार्ट करता हूँ। वर्किंग 2 होती है गुडविल की। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की है इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया था। मैं वो दोबारा पढ़ता हूँ और आपको एक एक लफ्ज दोबारा पढ़ के समझाता हूँ। सनडायल के 2.4 मिलियन शेयर अक्वायर किए। सनडायल के शेयर्स हैं कितने? सनडायल के 30 मिलियन शेयर कैपिटल की अमाउंट है, लेकिन एक शेयर 10 रुपए है। तो बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए सनडायल के? 3 मिलियन। कितने हुए? 3 मिलियन। हमने कितने एक्वायर किए? 2.4 मिलियन। हमने कितने एक्वायर किए? 2.4 मिलियन। इसका मतलब है हमने कितने एक्वायर किए? 80%। इसका मतलब है 2.4 मिलियन आउट ऑफ 3 मिलियन कितना बनता है? 80%। आई शो यू कैलकुलेशन हियर। 3 में से 2.4 हम एक्वायर कर रहे हैं तो ये कितना बनता है? 80%।
हमने 80% शेयर एक्वायर कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात पढ़ते हैं, कितने में एक्वायर किए? हमने 2.4 मिलियन शेयर एक्वायर किए। दिस वाज बाय वे ऑफ इमीडिएट शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर इन हैप्सबर्ग फॉर एवरी 3 शेयर इन सनडायल। हमने उसके हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर इशू किए। कैश में हमने कंसिडरेशन दी है कि नहीं दी वो बाद में देखते हैं। हमने किस तरह से दिए? अपने शेयर दिए, बाय शेयर, बाय इशू ऑफ शेयर। मैं इसको लिखता हूं, बाय इशू ऑफ शेयर। तो देखिएगा कितने शेयर एक्वायर किए? 2.4 मिलियन। और फिर दोबारा वो स्टेटमेंट पढ़िएगा कि हमने 2 शेयर अपने दिए उसके 3 शेयर के बदले में। 3 शेयर हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर दिए। तो ये 2/3, ये छोटा सा मैथ आपको समझ आया? मैंने 2/3 उसके हर 3 शेयर के बदले में हमने अपने 2 शेयर दिए। तो असल में हमने 1.6 मिलियन शेयर दिए होंगे अपने। ये बात सबको समझ नहीं है? वॉइस डिस्टॉर्शन मेरे एंड पे नहीं है, अब सिग्नल मेरे ठीक आ रहे हैं। आयजा खालिद, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? ठीक है जी। छोटा सा मैथ समझ आया। 2.4 को हमने 2/3 किया। हमने हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर इशू किए।
आपकी आवाज। मेरा कनेक्शन चेंज किया और मेरी लास्ट ट्राई है। आज काफी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। 2.4 मिलियन और हमने उसके बदले में अपने हर 3 शेयर के बदले में 2 शेयर दिए, तो 2.4 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई जो किया, ये बात सबको समझ आती है। इट मींस कि हमने अपने 1.6 मिलियन शेयर इशू किए। ठीक है बच्चों, 1.6 मिलियन जो शेयर इशू किए हैं हमने, इनकी अब देखना वर्थ क्या है। हमने अपने शेयर इशू किए हैं, उसके 2.4 मिलियन शेयर एक्वायर किए, उसके लिए हमने अपने 1.6 मिलियन शेयर इशू किए, और हमारे एक शेयर की वर्थ क्या है? 20। हमारे एक शेयर की वर्थ क्या है? 20। तो असल में हमने कितनी कंसिडरेशन पे कर दी? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 32 मिलियन। ऑल फिगर्स इन थाउजेंड, तो 32 मिलियन को मैं 32,000 लिखने लगा हूं। तो 32,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। जी राफे, फिर सुनने के 2/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने उसके हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर दिए। हमने उसके अक्वायर किए 2.4 मिलियन शेयर, और उसके हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर दिए। जरा स्टेटमेंट को देख लेते हैं दोबारा। हमने 2.4 मिलियन शेयर अक्वायर किए सनडायल के। दिस वाज बाय वे ऑफ एन इमीडिएट शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर इन हैप्सबर्ग। हमारा नाम हैप्सबर्ग है, और फॉर 3 शेयर इन सनडायल, सनडायल सब्सिडरी का नाम है। उसके हर 3 शेयर के बदले में अपने 2 शेयर इशू किए। तो असल में हमने अपने 1.6 मिलियन शेयर इशू किए। 1.6 मिलियन शेयर 20 के हिसाब से, तो 32 मिलियन। 32 मिलियन में सारी फिगर्स 1000 में है, तो इसलिए 000 लिख रहा हूँ। आप देखें क्वेश्चन के शुरू में ऑल फिगर्स आर इन 000, यानी कि 1000 में है, तो इसलिए मैं 32 मिलियन को 32,000 लिख रहा हूँ। और हम क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख देंगे, सोल्यूशन के स्टार्ट में, कि ऑल फिगर्स आर इन 1000, यानी कि 3 0 लिख के इन्वर्टेड कॉमा। चलें जी, ये हमने शेयर इशू किए हैं। अब उसी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। हमने कैश भी दिया। This was by way of immediate share exchange of 2 share in Habsburg for every 3 share in Sundial, plus a cash payment of rupees 10 per share. मैंने करेक्शन करवाई है, ये 10 है, तो 10 पर शेयर हमने 10 रुपए भी दिए हैं। दिए हैं कि देने हैं, जरा देख लेते हैं। And a cash payment of 10 rupees per share payable on 1st April 2016. ये पे करते हैं, अभी किए नहीं है हमने। 10 रुपए हमने पे करने हैं, और कब करने हैं? 3 साल बाद। अच्छा, जो इसको हम कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन, यानी कि फ्यूचर में जो कंसिडरेशन पे करनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो हमें सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू, जो 3 साल में ₹1 पे करना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.75 है। तो 0.75 प्रेजेंट वैल्यू है। डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी हमने वादा की है? 2.4 मिलियन शेयर एक्वायर किए, हर शेयर के बदले में 10 रुपए देने हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ये वैसे तो बनता है 24 मिलियन, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 0.75 से मल्टीप्लाई करके। ₹1 3 साल बाद जो पे करना हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया कि 0.75 है। तो 24 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? 24 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? मल्टीप्लाई बाय 0.75, 18 मिलियन। तो 18 मिलियन को मैं 18,000 लिखूंगा। तो हमने टोटल ये इन्वेस्टमेंट की है 50 मिलियन की। 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। 32 कैश में दिया, और 32 के शेयर इशू किए, और 18 का कैश देना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट जो किया ना, वो बनती है 50 मिलियन की। ठीक हो गया? 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी हमने। रेहान कह रहे हैं 1.6 मिलियन का 75% नहीं लेंगे। नहीं, 10 रुपीज पर शेयर हमने देने हैं, जो शेयर अक्वायर किया। जो शेयर अक्वायर किया, अक्वायर हमने 2.4 मिलियन किए। अक्वायर हमने 2.4 मिलियन शेयर किए। मैं आपको वर्डिंग दोबारा दिखा देता हूँ। प्लस अ कैश पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर, 10 पर सनडायल शेयर। सनडायल के कितने शेयर अक्वायर किए हमने? 2.4।
उसके हर शेयर के बदले में 10 रुपए देने हैं, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है रेहान, जिसने भी पूछा था मसला हल हो गया। ओके अच्छा जी, 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई, आगे क्या करना है वो बाद में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अभी बी पैराग्राफ पे आते हैं। अक्टूबर 1 2013 को, या आज 6 महीने पहले, आज डेट क्या है जिस दिन हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं? डेट है 31 मार्च 2014। हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2014, और हमने इस सब्सिडी को कब अक्वायर किया था? वैसे 1 अप्रैल 2013, यानी कि 1 साल पहले। लेकिन अभी 6 महीने पहले 1 अक्टूबर 2013 को 0.6 मिलियन शेयर अक्वायर किए एस्पेन के अंदर। एस्पेन के अंदर 0.6 मिलियन शेयर अक्वायर किए। एस्पेन के टोटल शेयर कितने हैं देखें, 20 मिलियन शेयर कैपिटल की अमाउंट है, और वो भी 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसके 2 मिलियन शेयर हैं, और 2 में से हम कितने अक्वायर कर रहे हैं? 0.6। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, ये कितने बनते हैं? 30%। इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी सब्सिडरी है, क्योंकि 50% से कम है शेयर लेकिन 20% से ज्यादा है, तो ये सॉरी सब्सिडरी नहीं, एसोसिएट है। ये हमारी 30% के साथ एसोसिएट है। तो एसोसिएट हमारी ये बन गई 0.6 मिलियन शेयर अक्वायर करने से। अच्छा, अब हमने इसको कैसे अक्वायर किया? बाय पेइंग इमीडिएट 25 रुपीज कैश फॉर ईच शेयर। हर शेयर के बदले में हमने 25 रुपए दिए। अब बच्चों, हमने स्टैंडर्ड 4 वर्किंग तो करनी है अपनी, जो हमने पढ़ी है बार बार, वर्किंग 1 2 3 4। अब मैं अगर ये वर्किंग करना चाहता हूँ तो इसको मैं वर्किंग को नाम कुछ भी दूंगा, लेकिन वर्किंग 4 तक तो हम एक स्टैंडर्ड वर्किंग करेंगे, उसके बाद मैं इसका कोई नाम दूंगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ वर्किंग नंबर 5 या 6 वट एवर। तो वर्किंग 5 इसको नाम दे देते हैं। इस वर्किंग का नंबर 5 और नाम है इसका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आप बेशक एसोसिएट लिखें या एसोसिएट का नाम एस्पेन लिख दें, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है। तो एस्पेन के अंदर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की? हमने एक्वायर किए 0.6 मिलियन शेयर, और हर शेयर के बदले में 25 रुपए दिए। तो ये देखें, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मिलियन, 15 मिलियन बनता है। तो 15 मिलियन को मैं 15,000 लिखूंगा। 15 मिलियन है, 1500 नहीं है। 15 मिलियन को मैं 15,000 लिखूंगा। ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड। तो ये हमने कैश पे किया। ठीक हो गया? तो ये इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी और अप्लाई कर दी। चलें आगे चलते हैं। अब हमने ए और बी पैराग्राफ पढ़ लिए, नीचे बैलेंस शीट दी हुई है तीनों कंपनीज की। अब देखिए, गौर करें, जिस तरह नूरीन ने पूछा था कि हमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा एसोसिएट का। एस्पेन की बैलेंस शीट तो दी गई है, लेकिन एस्पेन को कंसोलिडेट नहीं करना हमने। ये बैलेंस शीट हमें क्यों दी गई है? इसका कुछ डाटा तो हमसे रेलेवेंट होगा, और ज्यादातर डाटा इसका इररेलेवेंट होगा, क्योंकि एस्पेन एक एसोसिएट है, और एसोसिएट को कंसोलिडेट नहीं करते। हैप्सबर्ग और सनडायल के दरमियान पेरेंट और सब्सिडरी वाला रिलेशन है, इनको तो कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन एस्पेन को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। खिजर कह रहे हैं डेफर्ड 1 रुपी भी दिया। अरे यार, क्या हो गया आपको? 1 रुपी नहीं, उसको मैंने करेक्शन करवाई, 10 करवाया था, और ये दिया नहीं, देना है। तो इसी की तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी ऊपर वर्किंग नंबर 2 में। जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, इसी की तो मैंने वर्किंग की है। 18 मिलियन, 24 मिलियन असल में देना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 18 मिलियन। पैरा बी में, अरे खिजर, पैरा बी में सिर्फ ये बताया गया कि 1 की प्रेजेंट वैल्यू 0.75 है, बेस्ड ऑन हैप्सबर्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। असल में ये पैरा बी नहीं होना चाहिए था, ये अलग से एक पैरा है कि बेस्ड ऑन हैप्सबर्ग कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 0.75 है। इसका ताल्लुक असल में पैरा नंबर 1 से है। तो सिर्फ ये बता रहा है कि हैप्सबर्ग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 0.75 है। यहाँ पे कुछ लेने देने की बात तो नहीं हो रही अगली लाइन में, ठीक है? कोई बात नहीं हो रही सर, लेने देने की नहीं। ठीक हो गया? नहीं जनाब, आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। बिलो इज अ समरी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज
फॉर सनडायल कैरिड आउट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने जब अक्वायर किया तो उसके कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में 5000 का फर्क था, 5000 का फर्क था, और रिमेनिंग लाइफ बताई गई है 4 ईयर। तो अब आपको पता है 5000 के फर्क का हमने क्या करना होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वर्किंग नंबर 1 में। तो वर्किंग 1 में हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, शेयर प्रीमियम लिखेंगे, रिटेन अर्निंग लिखेंगे। अभी हमने वो डाटा नहीं देखा, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें बताई गई है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें बताई गई है 5000 की एट एक्विजिशन थी, लेकिन एट रिपोर्टिंग डेट 5000 तो थी, लेकिन 5000 में से माइनस कर देनी है 4 साल के ऊपर डेप्रिसिएशन अगर होगी तो 1250 की डेप्रिसिएशन होगी। तो 1250 की डेप्रिसिएशन अगर माइनस करूंगा तो 3750 आएगी। ये 5000 और 3750 आपको समझ आता है? 4 साल लाइफ है तो डेप्रिसिएशन पर एनम क्या होगी, 1250। अभी 1 साल हुआ अक्वायर किए तो 1 साल की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा 1250 का, तो फिर ये 3750 आएगा इन कॉलम 2 और 5000 आएगा कॉलम 1 में। अच्छा, बातें हो रही थी मिलियंस की, तो ऑल फिगर्स इन 1000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी देखें ऑल फिगर्स इन 1000 है, तो 10,000 और इसलिए 15,000, असल में ये 5 मिलियन का फर्क है, तो 5 मिलियन को हमने 5000 लिखा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कहता है कि उसकी बुक्स में 3000 की थी और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू उसकी 4500 की, तो 1500 का, तो ये भी फर्क भी है, ये फर्क भी है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक और हुई 1500 की एट एक्विजिशन। लेकिन इसका स्टेटस क्या लिखा हुआ है एट रिपोर्टिंग डेट? नो चेंज इन वैल्यू सिंस एक्विजिशन, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है एक्विजिशन से, तो आज भी ये 1500 का इफेक्ट कॉलम 2 में होगा। ठीक हो गया बच्चों? तो 1500 और 1500 दोनों कॉलम में मैंने लिखा, ये बात भी क्लियर हो गई? जी बच्चों, देख लें वर्किंग 1 के दोनों कॉलम में मैंने जो एडजस्टमेंट किए हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। चलिए, जबरदस्त हो गया, आगे चलते हैं। तो हमने इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ ली, अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ते हैं। बल्कि इंफॉर्मेशन नंबर 1 में एक आखिरी लाइन लिखी है, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस्पन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अप्रोक्सीमेटेड एट फेयर वैल्यू। ये लाइन तकल्फन लिखी हुई है, वो कहता है बाकी तमाम एसेट्स की जो एस्पन के नेट एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। एस्पन तो एक एसोसिएट है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, अच्छी बात है, अगर कोई फर्क नहीं है हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ सनडायल एंड एस्पन फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। अच्छा बच्चों, इस इंफॉर्मेशन 2 पे ना मैं दोबारा आता हूँ, लेकिन पहले ना मैं आपको बैलेंस शीट का फेस दिखाऊं। बैलेंस शीट के फेस पे सनडायल की क्या इक्विटी लिखी हुई है, शेयर कैपिटल 30, शेयर प्रीमियम 2000 और रिटेन अर्निंग 8500। ये कब की है? आज। आज मीन रिपोर्टिंग डेट 30,000, 200,000 और 8500। इसको मैं अगर वर्किंग 1 में लिखूं 30,000, 2000 एंड 8500, मुझे बताएं एट एक्विजिशन वाले कॉलम में क्या लिखूं? शेयर कैपिटल जो आज है वही एट एक्विजिशन होगा, शेयर प्रीमियम जो आज है वही एट एक्विजिशन होगा, लेकिन रिटेन अर्निंग के बारे में मैं कह सकता हूँ जो आज है वही एट एक्विजिशन होगी, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कुछ और होगी। ऐसे ही है ना? शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के बारे में हम हमेशा एज्यूम करते हैं जो रिपोर्टिंग डेट पे हैं वही एक्विजिशन डेट पे होंगे, लेकिन रिटेन अर्निंग के बारे में ये अजम्पशन नहीं ली जा सकती। रिटेन अर्निंग डेफिनेटली कुछ और होगी। अच्छा, एक दफा फिर मुझे याद करवाएं कि ये हमने कितने साल पहले एक्वायर किया था सब्सिडी को? पेरेंट ने सब्सिडी को कितने साल पहले एक्वायर किया था? एक साल पहले। इस क्वेश्चन में पेरेंट ने सब्सिडी को 1 साल पहले एक्वायर किया था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ता हूँ दोबारा तो अब समझ आएगी। द प्रॉफिट ऑफ सनडायल फॉर द ईयर, अभी एस्पेन के प्रॉफिट भी बताया मैं, लेकिन अभी सिर्फ सनडायल के प्रॉफिट को समझे। एज रिपोर्टेड इन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4.5 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो सनडायल का प्रॉफिट इस साल का है 4.5 मिलियन। ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों बताई जा रही है? सनडायल यानी कि सब्सिडरी, सब्सिडरी का इस साल का प्रॉफिट है 4.5 मिलियन। मुझे सब्सिडरी के इस साल के प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए थी। हाँ, अहमद इजाज ने कोई अक्लमंदी वाली बात की। बच्चों जरा देखें, आज अगर मैं कहूं कि रिटेन अर्निंग 85
100 है, और साथ आपको ये भी बता दूं कि इस साल का प्रॉफिट 4.5 मिलियन है। इसका मतलब है साल पहले रिटेन अर्निंग क्या थी? साल पहले की रिटेन अर्निंग क्या थी? 4 मिलियन। ये 4 मिलियन कहां से आया? फिर समझ लें जी, बिल्कुल ठीक है रेहान और एजाज, असल में 8500 आज की है। अगर मैं इस साल का प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास पिछले साल की रिटेन अर्निंग, पिछले साल ही असल में एक्विजिशन डेट थी, तो पिछले साल यानी कि एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग आ जाएगी 4000। बात समझ आ गई ना सबको? तो 4000 रिटेन अर्निंग है एट एक्विजिशन। तो देखिए बात किस तरह से उसने की है, उसने हमें डायरेक्टली नहीं बताया एट एक्विजिशन की रिटेनिंग क्या है, उसने हमें इस साल का प्रॉफिट बताया और साथ ये भी बता दिया कि नो डिविडेंड हैव बीन पेड बाय एनी कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। अगर डिविडेंड पे किया होता ना तो फिर एक और इशू होता। तो क्या इशू होता, इसको भी समझ लें। ओपनिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग नहीं आ जाती, बल्कि इसमें से डिविडेंड भी माइनस होता है। अगर मैं कह दूं डिविडेंड 0 है तो इसका मतलब है ओपनिंग रिटेन अर्निंग में बस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्लोजिंग आ जाएगी। तो हमने यही किया, हमने क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से प्रॉफिट माइनस किया तो क्या आ गई हमारे पास? ओपनिंग आ गई। इज इट क्लियर? हाँ, फिर हमें डिविडेंड ऐड करना पड़ता है। जी सबको क्लियर होगी ये बात? अहमद एजाज के अलावा भी कोई है इस क्लास में और बाकी को भी समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलें। अब ना बच्चों में वर्किंग वन का टोटल कर सकता हूँ वैसे, मतलब वर्किंग वन में मुझे लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब हम जो है ना वर्किंग वन का टोटल तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरा क्वेश्चन पढ़ ना लें, क्योंकि हो सकता है पर पीरियड एडजस्टमेंट आ जाए, कोई और एडजस्टमेंट आ जाए, तो हम वर्किंग वन का टोटल तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लें। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ी अभी हमने, इन्फॉर्मेशन नंबर 3 पे आते हैं। 2014 जनवरी में, यानी कि आज 31 मार्च 2014 है, आज से 3 महीने पहले एस्पन ने, एस्पन कौन है? एसोसिएट है। किसको चीजें बेची हैं उसने? हैब्सबर्ग को, पेरेंट को। अब आपको थोड़ी देर पहले जो हमने रूल पढ़ा था वो याद आएगा। एस्पन ने पेरेंट को चीजें बेची हैं, कितने की? 4 मिलियन सेलिंग प्राइस पे। द गुड्स हैड बीन कॉस्ट 2.4 मिलियन। इसकी कॉस्ट क्या थी? 2.4। अच्छा मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट करने जी कितना बनता है? प्रॉफिट कितना बनता है? सिंपली 1.6, 1.6 मिलियन, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं हैब्सबर्ग के पास कितनी चीजें पड़ी हैं। 2.5 मिलियन की चीजें पड़ी हैं और जिस कॉस्ट पे हैब्सबर्ग ने खरीदी है उसके मुताबिक 2.5 की चीजें पड़ी हैं। अब मुझे पर्प कैलकुलेट करके दिखाएं, पर्प कितनी बनती है। हर ये आपने कैलकुलेट करनी है पर्प, बताएं कितनी बनती है। यार ये आकिब सिद्दीकी 900,000, 1 मिलियन, 1 मिलियन। शाह 1 मिलियन के बहुत ज्यादा वोट हैं, तो लेट मी चेक कि वाकई 1 मिलियन है। यूनस बुजदार ये 2.5 मल्टीप्लाई 30 कैसे, पता नहीं। तो जरा देखें पर कैसे कैलकुलेट होनी है। 1600 का प्रॉफिट कमाया था बेचने वाले ने, ये तो मानते हैं आप। अब चीजें कितनी पड़ी है? 2.5 की आउट ऑफ 4 मिलियन, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। 2.5 की चीजें पड़ी हैं आउट ऑफ 4 मिलियन, तो कितने परसेंट चीजें पड़ी हैं? वैसे तो परसेंट कैलकुलेट अल्लाह से ना भी करें तो ये बात समझ आ जाएगी
ये बनती है 62.5%। 62.5% चीजें बढ़ी हैं, तो 1600 के प्रॉफिट के ऊपर 62.5 ये परप बनती है 1 मिलियन की। लिखेंगे 1000, ऑल फिगर्स आर इन 1000, तो 1 मिलियन वाले बिल्कुल ठीक थे जनाब। हाँ, एक बच्चे ने आगे फर्दर भी बढ़ के बताया, लेकिन वो मैं आपसे दोबारा सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या परप की एडजस्टमेंट करनी है हमने? ट्रांजैक्शन एसोसिएट के साथ है, सब्सिडरी के साथ नहीं है। क्या परप की एडजस्टमेंट करनी है? जिस तरह अभी शायद अहमद इजाज ने पूछा था, रेहान ने पूछा था, मैंने बताया था कि 3 काम करने हैं। परप कैलकुलेट करना पहला काम, परप को होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 को हमने 30% से मल्टीप्लाई किया, हम 30% के ओनर है सबसे एसोसिएट के, तो 300 की एडजस्टमेंट होगी। ये सारी जो मैंने वर्किंग की है ना, इसको आप वर्किंग नंबर कोई दे सकते हैं, वर्किंग नंबर लाइक 6 दे सकते हैं। ये जो परप कैलकुलेट की आपने 1000 आई, इसका 30% दिया तो 300 आई। इस 300 के साथ अब सलूक क्या करें? तीसरा काम, इस परप के साथ क्या सलूक करेंगे जी बताएं। हाँ जी इब्राहिम, बिल्कुल ठीक, आपने होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा काम बताएं, अब क्या करें? अब देखें सेलर कौन है, बायर कौन है। ग्रुप रिटेन डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? एसोसिएट ने पेरेंट को बेची है तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही कहा जी, स्टॉक को क्रेडिट। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग को डेबिट और स्टॉक को क्रेडिट। तो जरा तवज्जो, मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा और यहाँ पे जब करंट एसेट्स की बारी आएगी, वहां पे स्टॉक लिखेंगे, तो भी फिगर पता नहीं क्या आएंगे, लेकिन उसमें से 300 माइनस करेंगे। और दूसरा काम ये करूंगा, जब वर्किंग नंबर 4 करूंगा यहाँ पे, तो वर्किंग 4 की मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ग्रुप रिटेनिंग की। तो ग्रुप रिटेनिंग में जब हैप्सबर्ग के प्रॉफिट आएंगे, यानी कि पेरेंट के, उसमें सन डायल के प्रॉफिट भी ऐड होंगे, उसमें एसपन यानी कि एसोसिएट के प्रॉफिट भी ऐड होंगे। इसमें से माइनस कर देंगे पर्प की जो हमने कैलकुलेशन की 300 की, वो माइनस कर देंगे। तो ग्रुप रिटेनिंग डेबिट हो गई और स्टॉक क्रेडिट हो गया, डबल एंट्री पूरी हो गई। ठीक हो गया बच्चों? तो ये वो रूल था जो भी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे। चले आगे। तो इंफॉर्मेशन नंबर हमने 3 पढ़ी थी, पता नहीं शायद, या 4 पढ़ी थी, जो भी पढ़ी हमने अप्लाई कर दी, 3 पढ़ी थी हमने। इंफॉर्मेशन नंबर 4, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, वैसे वो ना भी बताता तो हमने वर्किंग 1 में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से की थी, तो ठीक है। इंफॉर्मेशन 4 का कोई इतना कोई खास यूजेज नहीं है। इंफॉर्मेशन नंबर 5, हैप्सबर्ग पॉलिसी इज टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन हमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई बताई तो नहीं है उसने। वो कहता है फॉर दिस पर्पस शेयर प्राइस ऑफ सनडायल शुड बी यूज्ड। तो बच्चों बड़े गौर से एक बात समझिएगा, हमें ना पहले पैराग्राफ में सब्सिडरी की शेयर की फेयर वैल्यू बताई हुई थी 15 रुपए, हमने इसका कुछ नहीं किया था। हालांकि मुझे पता था कि इसका 15 रुपए का यूज क्या होने वाला आगे चल के। तो बच्चों आप भी सुन लें, ये कैसे पता चलेगा। सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू जिस क्वेश्चन में बताई जाए, सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू जिस क्वेश्चन में बताई जाए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होगा, फेयर वैल्यू टू एनसीए कैलकुलेट की जाएगी। अदरवाइज फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी शेयर की बिल्कुल क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए कैलकुलेट ना करनी हो तो। फिर सुन लें, सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू का यूज ही क्या है कंसोलिडेशन क्वेश्चन में? कोई यूज नहीं है सिवाय फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए कैलकुलेट करने। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए कैलकुलेट करने का इसके साथ ताल्लुक क्या है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक तो फिर सब्सिडरी के शेयर कितने थे? 3 मिलियन। हमने कितने एक्वायर किए? 2.4। तो एनसीए के कितने? 0.6 मिलियन शेयर्स है। 0.6 मिलियन शेयर्स है और हर शेयर कितने का? 15 रुपए का। तो 0.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए आ जाएगी। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए हम वर्किंग 2 में पुट करेंगे,
0.6 मिलियन शेयर मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए का एक शेयर है, तो कितना बनता है ये? 9 मिलियन बनता है। अहमद एजाज ने कहा 9 मिलियन। ठीक है जी, मैं 9 मिलियन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो टोटल ये बनती है वर्थ 59 मिलियन। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा वर्किंग वन के कॉलम 2 की फिगर, जब मेरे पास आएगी मैं माइनस करूंगा तो गुडविल आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अभी तक मैंने वर्किंग वन के दोनों कॉलम का टोटल नहीं किया, वो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं लेता जी। तो आगे चलते हैं जी। इंफॉर्मेशन नंबर आखिरी आखिरी छठी इंफॉर्मेशन, इम्पेयरमेंट। अच्छा बच्चों, इम्पेयरमेंट के नाम हमने रूल पढ़े हुए हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट कंक्लूडेड दैट consolidated goodwill of Sundial should be written down by 3.5 million। 3.5 की इम्पेयरमेंट है। एस्पन की इम्पेयरमेंट की बात बाद में करेंगे। 3.5 की इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट तो तब मैं कैलकुलेट करूं जब मैं पहले गुडविल कैलकुलेट कर लूं। अब चले मैं देख लेता हूं क्वेश्चन की आखिरी इंफॉर्मेशन। अब सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं वर्किंग वन के टोटल कर सकता हूँ। जब तक वर्किंग वन के टोटल नहीं करूंगा गुडविल नहीं आएगी, गुडविल नहीं आएगी, इम्पेयरमेंट की बात नहीं हो सकती। तो वर्किंग वन के अब मैं टोटल करने लगा हूँ। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो जी जल्दी से दोनों कॉलम का टोटल करें। 32, 36, 41, 42, 500 पहला कॉलम। दूसरा कॉलम बनता है 32, 40,500, 42,000, 45,750। अगर मेरा सुबानी का मैथ ठीक है तो 45750 बनता है। ये चेक कर लें आप जी बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं गुडविल के ऊपर। रेहान साहब, आपके बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन आ रही है। अच्छा, 42,500 पूरा माइनस कर देंगे ना, क्योंकि अब एनसीए की फेयर वैल्यू भी शामिल है। अब हमें 42,500 का 80% लेने की जरूरत नहीं है, पूरी अमाउंट ही माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल आई 17,500, 16,500 शायद, चेक कर लें। 16,500 ये गुडविल है। ठीक हो गया बच्चों। अब वो आखिरी इंफॉर्मेशन दोबारा पढ़ते हैं। गुडविल की इंपेयरमेंट थी कितनी? गुडविल की इंपेयरमेंट थी 3,500 की। तो इंपेयरमेंट की एंट्री हमने पढ़ी हुई है, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, गुडविल कम हो जाएगी। तेरह हजार आ जाएगी, 13,000। लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कुछ एनसीआई पे, वर्किंग थ्री पे। वर्किंग थ्री की जगह नहीं बची, मैं वर्किंग थ्री यहाँ कर लेता हूँ एनसीआई में, और कुछ जाएगा वर्किंग फोर में, ग्रुप रिटर्निंग में। जी 80-20 करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने अहमद इजाज। 3,500 की इंपेयरमेंट है, इसमें 20% एनसीए के हिस्से में आएगा, 700, और 80% पेरेंट के प्रॉफिट में से माइनस होगा, 27। ठीक हो गया, तो ये डबल एंट्री पूरी हो गई।
अब वर्किंग 3 को कंप्लीट करते हैं। वर्किंग 3 कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए जिस क्वेश्चन में हो उसमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए सबसे पहले लिखी जाती है, जो कि है 9000, जो ये हमने वर्किंग 2 में भी पुट की थी। हाँ 2800 है, सॉरी 27 नहीं 2800 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, 9000 फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए आएगा, इसमें ऐड होंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है? इन दो फिगर्स का डिफरेंस, वर्किंग 1 के दोनों कॉलम का डिफरेंस। ये चेक करें कितना आता है, 3250 आता है। 3250 का 20%, 650 बनता है। 350, 325 और 325, 650, 650 20%, ठीक हो गया बच्चों। अब ये 650 और 9000 ऐड हुआ, लेस इंपेयरमेंट इसमें से 700 की माइनस हो गई, तो ये फिगर क्या बनेगी? 8950। एनसीए की फाइनल फिगर बनेगी 8950। जी एनसीए की पहले बात करें रेहान, रिटेन अर्निंग को देखते हैं। एनसीए ठीक है बच्चों। अब आते हैं वर्किंग 4 पे, ग्रुप रिटेनिंग पे। सबसे पहले पेरेंट की रिटेनिंग कितनी है हैप्सबर्ग की? पेरेंट की हैप्सबर्ग की रिटेनिंग क्वेश्चन के अंदर है 10,600, 10,600। सनडायल की यानी कि सब्सिडरी की यही 3,250 जो अभी डिफरेंस कैलकुलेट किया था, लेकिन इसका 80%, 3,250 का 80% कितना बनता है ये? चेक करें, मेरा ख्याल है 2600 बनता है। 2600 जी बिल्कुल ठीक है। ट्वेंटी 2600। अब वर्किंग 6 रह गई, सॉरी वर्किंग 5, इन्वेस्टमेंट एस्पन, वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वर्किंग 4 कंप्लीट होगी। जब तक इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट कैलकुलेट नहीं होती, हमारी वर्किंग 4 ग्रुप रिटर्निंग फाइनल नहीं हो सकती। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है अरसलान अजीम का, एनसीए को रिपीट कर दें। एनसीए रिपीट कर देता हूँ, एनसीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए गिवन हो, उसमें सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए दी जाती है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसमें ऐड किया जाता है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसमें 3250 है, और 3250 में एनसीए का हिस्सा कितना है? 20%, 650 इसमें ऐड किया जाएगा। और एनसीए की हिस्से में इंपेयरमेंट कितनी आती है? टोटल इंपेयरमेंट 3500 की है, 3500 में से 20% इंपेयरमेंट एनसीए के हिस्से में आएगी 700 की, वो माइनस कर दी, तो हमारे पास फिगर बन गई 8950। जी बच्चों, अजीम ठीक हो गया। अब मैं ना वर्किंग 5 पे दोबारा आने लगा। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 15,000। लेकिन आपको याद है इक्विटी मेथड अकाउंटिंग क्या थी? कल हमने पढ़ा था इक्विटी मेथड अकाउंटिंग के दो तरीके थे, मैं आपको वो रूल दोबारा दिखा देता हूँ। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ पे है? अरे यार, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपको देखें, वर्किंग वन के दोनों कॉलम का डिफरेंस। इतने सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद अभी आपको ये नहीं पता कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग वन के दोनों कॉलम का डिफरेंस यार, ठीक है, तो 3250 है। तो 3250 का हमने 20% एनसीए में ऐड किया और 80%
ग्रुप रिटर्निंग में ऐड किया। अच्छा जी, वर्किंग 5 पे आने से पहले मैं आपको कल रूल्स का वो पेज दिखा दूं कि हमने इन्वेस्ट करने के 2 मेथड डिस्कस किए थे। पोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला मेथड देखें, मेथड 1। इसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। किसका पोस्ट सेकंड प्रॉफिट? एसोसिएट का। अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, एसोसिएट का पोस्ट सेकंड प्रॉफिट कितना है? इंफॉर्मेशन नंबर 3 दोबारा पढ़ें। इसके अंदर में बताया गया था, इंफॉर्मेशन नंबर 3 नहीं थी, इंफॉर्मेशन नंबर शायद 2 थी, कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है 31 मार्च को। 4.5 मिलियन का प्रॉफिट सनडायल का था, और एस्पेन का कितना प्रॉफिट था? 6 मिलियन का। ये 6 मिलियन का प्रॉफिट पूरे साल का था। लेकिन क्या हमने एस्पेन को एक साल पहले एक्वायर किया था कि कब एक्वायर किया था? इंफॉर्मेशन नंबर वो जो बी थी उसको पढ़े। हमने एक्वायर किया था अक्टूबर में, 6 महीने पहले। तो पूरे साल का प्रॉफिट अगर 6 मिलियन होगा तो आधे साल का प्रॉफिट कितना होगा? 3 मिलियन। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 3 मिलियन। लेकिन 3 मिलियन सारा हमारा नहीं, हम तो 20% के ओनर हैं। तो 3 मिलियन का 20% 600, तो ये 15,600 बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। छठी इंफॉर्मेशन में इम्पेयरमेंट की बात हो रही थी। एंड द इन्वेस्टमेंट इन एस्पेंट वाज नाउ वर्थ 15। अच्छा, मैं इसको ना फिगर को चेंज कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट में आपको समझा सकूं। अब 15 के बजाय 15.2 मिलियन लिखें। ये क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन कर लें। मैं एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो 15.2 मिलियन लिख लें। अहमद इजाज कह रहे हैं कि हम 30% के ऑनर है। अच्छा यार, 30% के ऑनर है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। वाकई हम 30% के ऑनर थे। हाँ, 30% के ऑनर थे, तो मैंने गलती कर दी। मैंने यहाँ पे 20% लिया, मैं इसको 30% कर देता हूँ। 30% का मतलब है 15 3,000 को 30% करें तो 15,900 आता है। ठीक है, 900 आ जाएगा जी। अच्छा बच्चों, वो आखिरी इंफॉर्मेशन मैं दोबारा आपको पढ़ाता हूँ। अब आप इसमें करेक्शन करें कि अब इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी है? 15,200। लेकिन जो कैलकुलेशन मैंने अभी की है वर्किंग नंबर 5 में, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी आती है? 15,900। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 15,200 है। इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है 700 की इम्पेयरमेंट है। अब बच्चों, वैसे तो कहने को 700 का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन साथ ही 900 का प्रॉफिट हुआ है और 200 की इम्पेयरमेंट हुई है। तो मेरी मर्जी, मैं 900 का प्रॉफिट अलहदा ले जाऊं, 700 की इम्पेयरमेंट अलहदा ले जाऊं, या बात आसान कर लें 200 का प्रॉफिट ही ले जाएं। 900 का प्रॉफिट, 700 की इम्पेयरमेंट, असल में 200 का प्रॉफिट हुआ। तो असल में आसान तरीका ये है कि इनिशियल अमाउंट और एंड अमाउंट का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है। 200 रुपए का। सिर्फ 200 को ले जाएं कहाँ पे? ग्रुप रिटेनिंग में। एस्पेन से रिलेटेड इनकम कितनी मिली? 200 की। तो मैं आपको आसान तरीका जो बता रहा हूँ, एंड फिगर है 15,200 और स्टार्ट फिगर थी 15,000। आप इस दोनों का डिफरेंस ले जाए। आपको 900 अलहदा और 700 अलहदा लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी ले आएंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम आएगा। 900 का प्रॉफिट ले आए, 700 की इम्पेयरमेंट ले आए ग्रुप रिटर्निंग में, तब भी 200 का इम्पैक्ट किया आएगा। ठीक है जी। जरमीना हबीब कह रही है सर इस बात की समझ नहीं आई
वर्किंग 5 पूरी रिपीट कर लें प्लीज। जी मैं पूरी रिपीट कर देता हूँ, खैदर आप भी सुन लें दोबारा। वर्किंग 5 क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की करने के ना दो तरीके कल बताए थे। एक है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे। दूसरा तरीका था कि आप वो एसोसिएट के नेट एसेट्स आज कैलकुलेट करें, उसको अपनी होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें गुडविल ऐड कर दें। वो मुश्किल तरीका था, हम आसान फॉलो कर रहे हैं मेथड 1 को। कुछ दिन प्रॉफिट ऐड कर दें। 3000 पूरे साल का प्रॉफिट था 6000, पूरे साल का प्रॉफिट था 6000, आधे साल का प्रॉफिट हुआ 3000, हमें अभी 6 महीने हुए। तो 3000 के प्रॉफिट का 30% लिया तो 900 आया। 900 हमने प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट की वर्थ 15000 से बढ़ के 15900 हो गई। लेकिन क्वेश्चन की आखिरी इंफॉर्मेशन में हमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वर्थ 15200 है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक बनती है 15900। तो 15200 पे कहने का मतलब यह है, वो कहना चाह रहे हैं 700 की इम्पेयरमेंट हो गई। इम्पेयरमेंट का मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो जाना। तो 700 की इम्पेयरमेंट हो गई। इम्पेयरमेंट एक नुकसान है, लॉस है। तो मुझे पेरेंट को 900 का प्रॉफिट हुआ एसोसिएट के ऊपर, लेकिन 700 की इम्पेयरमेंट हुई है, तो अल्टीमेटली 200 का प्रॉफिट हुआ है। तो वो 200 कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैंने बताया कि इनिशियल अमाउंट कितनी थी जब इन्वेस्टमेंट की थी 15000, और आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन इम्पेयरमेंट के बाद ये फिगर कितनी बनती है 15200। तो इनिशियल फिगर और एंड फिगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 200 बनता है। ये 200 प्रॉफिट है पेरेंट का, तो पेरेंट के प्रॉफिट ग्रुप रिटर्निंग में हमने 200 ऐड कर दिया। जी ये दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया? 700 की फिगर समझ आ गई कहां से आई? बस थैंक यू। नेटवर्क की वजह से बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है, अभी भी मेरी रुक रुक के आवाज आती है। अच्छा अच्छा जी, आज बाय चांस मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, रेदा साबिर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लॉस होता तो लेस करते, लॉस भी हो सकता है और लॉस होता तो लेस करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कॉमन सेंस की बात है। प्रॉफिट है तो ऐड कर रहे हैं, लॉस है तो लेस कर देंगे। अब वर्किंग फोर्स का टोटल भी कर लें। 12000, 13200, 13400, 10300, 10300 आता है। पता नहीं मेरी जुबानी की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, लेकिन चेक कर लें। 10300 आता है वर्किंग फोर्स। ठीक है बच्चों, 10300। ओके, हाँ जी हाँ जी, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ना बैलेंस शीट बना सकते हैं हम बड़ी आसानी से, क्योंकि जो काम हमने करने थे मुश्किल वो कर लिए। बैलेंस शीट हम एंड पे बनाते हैं। तो नॉन करंट एसेट से शुरू हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। 41,000 पेरेंट, आपके सामने क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, और 34,800 सब्सिडरी है। लेकिन डोंट फॉरगेट, वर्किंग वन की कॉलम 2 में जो जो एडजस्टमेंट किया उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता होता है। जी बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 41,000 पेरेंट का, 34,800 सब्सिडरी का। लेकिन वर्किंग वन के कॉलम 2 में जो जो हमने एडजस्टमेंट की थी उसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा, 37,500 यहाँ पे शामिल हो जाएगा।
तो टोटल करें इसका, जल्दी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल बताएं मुझे। $3400 प्लस 3750, 79550 आता है जी। 1500 जो था वो इन्वेस्टमेंट में ऐड होना है इब्राहिम, 1500 इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, उसकी बात अभी करते हैं। 79550। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट कौन सी आ रही हैं? इन्वेस्टमेंट इसने जो 15,000 की थी ना, इसने ये तो की थी सनडायल के अंदर। कैसे, मैं आपको याद करवा दूं, हमने जब सॉरी सनडायल के अंदर नहीं, एस्पन के अंदर की थी, ये 15,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही अलग से आनी है। तो इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ एक रूल कि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट 0, एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट का सलूक क्या करना है वो बताता हूँ। और सनडायल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3,000। और अब इब्राहिम जो आप कह रहे थे ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 1500 की, वो इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 4500 की हो जाएगी। अब पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट के अंदर, और एसोसिएट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग से शो की जाती है। चाहे आप एसोसिएट लिखें या एसोसिएट का नाम लिख दें एस्पन। अब उसके लिए मुझे रेफरेंस देना है वर्किंग नंबर 5 का। रेफरेंस देंगे ताकि पेपर चेक करने वाले को आसानी हो। तो वर्किंग 5 में फाइनल फिगर है 15,200, वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक हो गया? तो 15,200। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक के ऊपर 9900 पेरेंट का, 4800 सब्सिडरी का। लेकिन याद रहे 300 की हमने पर्प वाली एडजस्टमेंट भी की हुई थी, तो ये बनती है 10,000, पता नहीं 15,000, चेक करें, 14,400 बनती है। अहमद इजाज क्या कह रहे हैं? सब्सिडरी में भी तो की ना, क्या कह रहे हैं? अच्छा, सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया अहमद इजाज, उसका सुन लें। सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया वो उसने लिखी ही नहीं थी। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। हाँ, वो गुडविल के तौर पे यहाँ पे शो होगी। गुडविल जो शो होगी, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देंगे और गुडविल यहाँ पे हम शो करेंगे 13,000। क्वेश्चन का ना स्टार्टिंग पैराग्राफ देखें, और एक ये पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा, इसको जरा पढ़ते हैं। हैब्सबर्ग हैज नॉट येट रिकॉर्डेड एक्विजिशन ऑफ सनडायल। उसने जो सनडायल को एक्वायर किया ना, उसकी इन्वेस्टमेंट तो उसने लिखी ही नहीं है। अब इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये कौन सी वाली आ रही है? एस्पन वाली। ये एस्पन वाली इन्वेस्टमेंट तो उसने लिखी है, सनडायल वाली इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी। अब अंग्रेजी पूरी पढ़ लें। बट इट हैज रिकॉर्डेड द इन्वेस्टमेंट इन एस्पन। एस्पन वाली इन्वेस्टमेंट उसने 15,000 वाली लिखी हुई है, लेकिन सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया ना वो उसने लिखी ही नहीं है। तो हमने वो इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखी भी होती तो एलिमिनेट कर दी थी, और गुडविल से रिप्लेस करना था, तो गुडविल से हमने रिप्लेस कर दिया उसको। जी 14,400 मैंने लिख दी स्टॉक की फिगर। चले, इन्वेस्टमेंट का अहमद इजाज ने पूछा था, मैंने क्लियर कर दिया। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 13,600 और 8,600, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चेक करें कितना आता है।
21,200, 22,200, 22,200। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 1500 कहां से आया? माहीन नकवी सुनने जी, 1500 कहां से आया? इंफॉर्मेशन नंबर 1, सॉरी वर्किंग नंबर 1 के कॉलम 2 में जो जो एडजस्टमेंट होती है उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट पे आता है। क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया था कि जिस दिन हमने सब्सिडी को अक्वायर किया था उसकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ 1500 ज्यादा थी। इन्वेस्टमेंट्स की वर्थ बुक वैल्यू 3000 थी और फेयर वैल्यू 4500 थी, तो 1500 इन्वेस्टमेंट की वर्थ ज्यादा थी। ठीक है बच्चों, माहीन मसला हल हो गया। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल लिख लेने के बाद नाउ कैश 1200 और 3800 पूरा 5000। ले जनाब, अब एसेट साइड का आप टोटल कर सकते हैं। एसेट साइड पे तमाम एसेट्स हमने लिख दिए, जल्दी से टोटल कर लें इसका। $79550, 4500 प्लस 15,200 प्लस 13,000 प्लस 14,400 प्लस 22,200 प्लस 5,000, 153,850। ठीक हो गया। ले जनाब, अब आते हैं ऑपोजिट साइड पे, इक्विटी साइड पे। इक्विटी में वैसे तो शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आता है, शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का आता है, लेकिन पेरेंट का शेयर कैपिटल कोई मुझे बताए कितना है? जो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रहा है वही लिख दूं या कुछ चेंज आएगा इसमें? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आपको याद होगा हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया हुआ है, CA4। क्या लिख दूं? 20,000 और 8,000 शेयर प्रीमियम लिख दूं? हमने शेयर इशू किए हैं, वो तो लिखे ही नहीं हमने। 20,000 शेयर कैपिटल पेरेंट का है तो सही, 8,000 शेयर प्रीमियम पेरेंट का है, लेकिन सब पेरेंट ने कुछ शेयर इशू किए हैं सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए, वो अभी तक नहीं लिखे। मुझे कैसे पता नहीं लिखे? क्योंकि अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा कि पेरेंट ने जो सब्सिडी की एक्विजिशन है उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब इन्वेस्टमेंट डेबिट ही नहीं की तो शेयर कैपिटल क्रेडिट भी नहीं किया होगा। यहाँ बिल्कुल 2/3 अहमद एजाज। अब वो देखते हैं वर्किंग 2 में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। 32 मिलियन की मालियत के शेयर इशू किए थे। अगर आप देखें ना, 32 मिलियन, ये 20 रुपए का शेयर था, लेकिन पार वैल्यू तो 10 रुपए थी। तो असल में 16 मिलियन शेयर कैपिटल था और 16 मिलियन शेयर प्रीमियम था। ये 16 मिलियन की बात हजम होती है सबको। 32 मिलियन की मालियत थी टोटल, लेकिन उसमें से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 16 मिलियन था। ठीक हो गया बच्चों? तो अब टोटल शेयर कैपिटल मिल आएगा 36 मिलियन, शेयर प्रीमियम आएगा 24 मिलियन। ग्रुप रिटर्निंग लिखने के लिए मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा वर्किंग नंबर 4 का। इसके नीचे एनसीए लिखने के लिए मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा वर्किंग नंबर 3 का। तो वर्किंग 3 और 4 का टोटल, वर्किंग 3 का टोटल आया था 8950, वर्किंग 4 का टोटल आया था 10,300। तो ये वर्किंग 3 और 4 का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब टोटल करें, इक्विटी का टोटल कितना आता है? 36 and 4, 40, 60, 70, 78, 79, 250। अगर मेरी जुबानी की कैलकुलेशन ठीक है तो 79, 250। रेहान ने कहा हमने डिवाइड इक्वली कैसे किया शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को? यार 10 रुपए का शेयर 20 में इशू किया तो डबल पे इशू किया ना, तो डबल पे इशू किया तो 10-20 रुपए में से आधा शेयर कैपिटल है और आधा शेयर प्रीमियम है। रेहान ठीक है? $79250 जी, ठीक है जी।
अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, फिर करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 10% लोन नोट है। 10% लोन नोट में ना हमारे पास दो फिगर्स आ रही हैं, पेरेंट की 16,000, सब्सिडरी की 4200, तो ये बनता है 20,200। अच्छा बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ और भी आना है, सोचें जरा, सोचें, कुछ था, कुछ है, कुछ है या कुछ नहीं है? डेफर्ड कंसिडरेशन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी थी? 18,000 की। बच्चों यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 18,000 प्रेजेंट वैल्यू थी। कब थी? 1 अप्रैल को, जिस दिन अक्वायर किया था। हमने ये प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे ली थी? 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। हर साल अब ये लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी। एक कंसेप्ट मैं आपको ना ओवरऑल अकाउंटिंग का एक समझा देता हूँ, जो कि कंसोलिडेशन में तो काम आना ही है, कंसोलिडेशन के अलावा भी आपको काम आएगा। असल में मैं आपको ना मैथ पढ़ाता हूँ जो बचपन में आपने कभी पढ़ा था। ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। असल में मैंने पे करना है 24,000 फ्यूचर में। उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 18,000। ये 18,000 हर साल बढ़ते 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 24,000 दोबारा होगा। तो 18,000 10% जब बढ़ेगा ना अगले साल, तो ये 19,800 हो जाएगा। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन ये मैथ का कंसेप्ट भी है। आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था लाइफ में, कि 24,000 की प्रेजेंट वैल्यू तो आपने ले ली 18,000, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। 18,000 का 10% बनता है 1800। 1800 18,000 में ऐड होगा तो 19,800 हो जाएगा। फिर अगले साल 19,800 का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 1980 बढ़ेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते असल में 24,000 दोबारा हो जाएगा। पढ़ा हुआ ना ये बेसिक मैथ का कंसेप्ट? अकाउंटिंग में भले ना भी पढ़ाओ, मैथ में पढ़ा होगा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आज एक साल पूरा हो गया है। आज मेरी लायबिलिटी 18,000 नहीं है, 19,800 है। अच्छा, अब किसी बच्चे ने अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ तो कमाल हो गया, फिर तो उसमें लाजमी पढ़ा होगा। लेकिन सब बच्चों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। मैथ सबने पढ़ा होगा, मैथ सबने पढ़ा होगा। तो इस 1800 की अकाउंटिंग में डबल एंट्री देखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट 1800 से। और जब मैं ये एंट्री पास करूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ के 19,800 हो जाएगी। तो इस 1800 की मैंने एंट्री पास नहीं की, ये मुझसे गलती हुई। इस 1800 की एंट्री कहाँ पास होनी चाहिए थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस जब मैं डेबिट करूंगा तो मेरी रिटेनिंग कम हो जाएगी। ये 10,300 नहीं रहेगी, ये 8,500 हो जाएगी। चेक कर लें, 8,500 बनती है वर्किंग फोर। जी बच्चों, ठीक है 8,500। अब मैं ना अगर बैलेंस शीट के फेस पे दोबारा आता हूँ, तो ये 10,300 के बजाय आपने इसको 8,500 कर लें, और ये फिगर भी चेंज कर लें। जब चेंज कर लें इसको, टोटल भी ये 8,500 होगा, तो टोटल भी चेंज हो जाएगा। जरा चेक करें जल्दी से। और अब मैं डेफर्ड कंसिडरेशन लिख सकता हूँ 18,000 प्लस 1,800, 19,800। जी को टोटल बताया मुझे इक्विटी का 77450। थैंक यू जी, 77450।
ले जी, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, ये गलती हुई थी मुझसे, मैंने करेक्शन कर दी। अब करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 16,001 है और 6901 है सब्सिडरी के, तो 22,900। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट बल्कि है ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों का नहीं है, ना पेरेंट का ना सब्सिडी का, वो एसोसिएट का, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। टैक्सेशन की बात कर लें तो 9600 टैक्स पेबल होगा इसका और 3400, एग्जैक्ट 13,000 और खत्म हो गया। बस टोटल कर दें, बैलेंस शीट का टोटल करें। ट्रेड पेबल मैंने गलत लिखा है, ट्रेड पेबल में 16,000 और 6,000, 22,000, 23,400, ठीक है, 23,400 आता है, ठीक कह रहे हैं आप। तेईस हजार 400। देखिए जी, बैलेंस शीट टैली है, 77450 आता है। अरे वाह, टैली होगी। जी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, लेकिन चेक कर लें बैलेंस शीट टैली है ना, तसल्ली कर ले सब। 77450, चले माशाल्लाह जी। आज हमारा सीआई कंप्लीट हुआ ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंसोलिडेशन काफी हद तक हो गई। अभी मैं इसको 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी अब आपने पीक्यूज करने। ये 153850 क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके ओके, 153850 टोटल आता है। टोटल मैंने गलत लिखा है, 153850, ठीक है। नहीं जी बच्चों, पहले मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूं, फिर बच्चों के कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन का ले लें, सारा सॉल्यूशन एक ही स्क्रीन पे कवर हो जाए, ये इस तरह से। जी स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट था, हो गया। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लें। वैसे क्वेश्चन तो सारी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। थोड़ा जूम करना पड़ेगा ये, लेकिन पता नहीं पड़ा जाएगा कि नहीं आपसे। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गए। अब जमीना आप अपना क्वेश्चन पूछें। लास्ट पॉइंट कौन सा, मुझे नहीं याद लास्ट पॉइंट कौन सा आपने पूछना है। मैंने लास्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया है? जी जमीना, 1800 को इंटरेस्ट एक्सपेंस कहेंगे। गैलेक्सी A20 1800 को इंटरेस्ट एक्सपेंस कहेंगे। जमीना आप भी सुन लें, 18,000 से 19,800 कैसे बना। मैंने आपको बेसिक मैथ का कंसेप्ट डिस्कस किया। ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पहले समझ लें, अकाउंटिंग तो बाद में समझिएगा। 3 साल बाद मैंने किसी को 24,000 देना हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 18,000 आती है। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं, ये बिल्कुल मैथ का कंसेप्ट है। बेसिक मैथमेटिक्स आपने कभी पढ़ी थी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इसको कहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू 18,000 है, लेकिन हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडली ऐड होता जाएगा, तो ये फिगर बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली 3 साल बाद ये 24,000 हो जाएगी। तो 1 साल बाद ये फिगर बढ़ के 18,000 का 10% इंटरेस्ट ऐड होगा इसमें, तो 19,800 हो जाएगा।
सिंपली आप समझें कि आपने 18,000 बैंक में जमा करवाया, अगले साल ये 19,800 हो जाएगा इंटरेस्ट मिला के, 2 साल बाद फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ता बढ़ता अल्टीमेटली 24,000 हो जाएगा। ठीक है समीना, ये तो था बैंकिंग का या मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पे आते हैं। 18,000 पे मेरी लायबिलिटी है, इसके ऊपर 10% अगर मैंने इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया और लायबिलिटी मजीद बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने से अब ये 19,800 हो गई, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 1800 से डेबिट हुआ और लायबिलिटी क्रेडिट हुई। 1800 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ चला गया? मेरे प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट में से माइनस होगा। वो प्रॉफिट कहाँ पे है? वर्किंग नंबर 4 में, ग्रुप रिटेनिंग में। तो ग्रुप रिटेनिंग में से माइनस किया वर्किंग 4 में से, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में ऐड हो गया। अब लायबिलिटी 18,000 के बजाय 19,800 हो गई। ठीक हो गया सरमीना? ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी एक दफा कीजिएगा ताकि आपको लग पता जाए या आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल काफी है आज के लिए। मजीद अहमद एजाज, मैं आपको एक सही बात बताऊं, आपको कल पता नहीं मेरी बात पे यकीन आया था कि नहीं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लें, एग्जाम में इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पे मैं आपके साथ खासतौर पे पीपीज और ये अभी जो आप करेंगे ना पीक्यूज और टीक्यूज, पीक्यूज और टीक्यूज करेंगे, आपको लग पता जाएगा। मतलब वो अल्टीमेट क्वेश्चन है। सीआईएस तो आसान है अभी, तो ये जो आप क्वेश्चन कर लेंगे ना एग्जाम में, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे इंशाल्लाह। साकिब हुसैन, कल वाली वर्किंग फोर का स्क्रीनशॉट दे दें। पता नहीं कल क्वेश्चन हमने किया ही नहीं था। हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था? है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद रही। ऐसा ही क्वेश्चन मस्त आता है। ये मस्त लिखा है कि मस्ट लिखा है? रिदा, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तो मस्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। ठीक है रिदा, तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तो मस्त आना है, लेकिन बच्चों अभी तो इम्तिहान और भी हैं। अभी कंसोलिडेशन हमने फर्स्ट फेज में जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी बेस बन रही है। असल क्वेश्चन सेकंड फेज में शुरू होंगे हमारे, लेकिन सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन हम पढ़ ही नहीं सकते जब तक फर्स्ट फेज हमारा तैयार ना हो। अच्छा, मैं ना कोशिश करता हूँ कल वाला क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं मैं निकाल दूं। मुझे नहीं याद कि कल वाला क्वेश्चन कौन सा था। ये किया था सीआई सेक्शन में किया था। अच्छा, अगर आपको थोड़ा, मैं पता नहीं मेरी बात से आपको डर लगाओ कि जी सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन में पढ़ना है तो ज्यादा मुश्किल होगा, नहीं। असल में फर्स्ट फेज ही ज्यादा मुश्किल है। सेकंड फेज में हमने बस चंद एडजस्टमेंट पढ़नी है। चंद एडजस्टमेंट वो पढ़ लेंगे, आपका सेकंड फेज भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये गैलेक्सी A20 ये मैंने खोल दिया। CS6 ना, पनामा और स्विस, ये कल किया था हमने मीडिया एक्विजिशन वाला। अगर इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले लें। इसमें वर्किंग फोर कहाँ से आ गई? पता नहीं। साकिब हुसैन, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? चलें बहरहाल, मुझे साकिब हुसैन नहीं है यार, कल वाले क्वेश्चन में वर्किंग फोर कहाँ से आ गई? इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। कहाँ गई वर्किंग फोर? मैंने कब की थी कल वर्किंग फोर? अच्छा, शायद रूल्स के पेजेस पे ना की हो। लेट मी चेक। हाँ, ये तो नहीं थी कल। साकिब हुसैन,
ये वाली वर्किंग फोर तो नहीं थी? एग्जाम्पल कुछ दे रहा था मैं, लेकिन ये वर्किंग फोर तो कुछ नहीं किया था खास मैंने। पता नहीं साकिब हुसैन। चलें लेना स्क्रीनशॉट तो ले लें, अब आपके सामने वर्किंग आ गई। हाँ मास्टर सिस्टम, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि क्लास का टाइम पूरा हो जाए, क्योंकि अभी 5-7 मिनट में मेरे को नया क्वेश्चन तो करवाने नहीं वाला आपको, और वैसे भी 2 घंटे में बोल बोल के बस हो जाती है यार। ले जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।